अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डेड स्पेस के बारे में। डेड स्पेस की इम्पोर्टेंस क्या है एनेस्थीसिया में, और इसमें कौन से टाइप्स आते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज किस में होती है, वो आज के बारे में। डेड स्पेस, इसकी डेफिनेशन क्या है? फायर डेड डज नॉट टेक पार्ट इन वेंटिलेशन। ये एक हिस्सा होता है एयर का जो वेंटिलेशन में काम नहीं आता है, यानी कि जो हम ब्रीथ करते हैं एयर, उसमें इतना अमाउंट होता है जो वेंटिलेशन में काम नहीं आता है, उसको बोलते हैं डेड स्पेस। ये मेनली रहता है नोज से लेकर अल्वोलाई तक, जो स्पेसेस है उनमें रहता है। जो नोज से लेकर कंडक्टिंग एयरवेज, जो नोज, नेजोफेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंक्यूलस और कंडक्टिंग एयरवेज तक जो अमाउंट ऑफ एयर रहता है उसको बोलते हैं एनार्टिकल डेड स्पेस, और जो एल्वोलर रहता है उसको बोलते हैं एल्वोलर डेड स्पेस। डिफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एयर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन वेंटिलेशन। मैंने पहले ही बोला है, ये उतना हिस्सा होता है एयर का जो वेंटिलेशन में काम नहीं आता है। जो नॉर्मल हम ब्रेथ इन करते हैं या आउट करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम यानी कि नॉर्मल जो लंग्स है उसमें कितना ब्रेथ इन करेगी या कितना आउट करेगी, या कितना इनस्पायर करेगी, कितना एक्सपायर करेगी। इनस्पायरेशन या एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हाँ, हमें पता है कि नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है एक एडल्ट में वो है 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml है पर ब्रेथ। पर ब्रेथ में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। और जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन मैंने बोला है कि अमाउंट ऑफ एयर डज नॉट टेक पार्ट इन वेंटिलेशन, और जो वेंटिलेशन है वो कितना है? वो है टाइडल वॉल्यूम। कितना टाइडल वॉल्यूम, कितना ब्रेथ इन किया या आउट किया है, कितने रेस्पिरेटरी रेट में, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट क्या थी और टाइडल वॉल्यूम कितना था, वो निकलता है वेंटिलेशन। हमें पता है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो है वो है 500 ml और रेस्पिरेटरी रेट है 12 ब्रेथ्स पर मिनट नॉर्मल एडल्ट में। 500 इंटू 12 वो निकलता है 6000 ml, यानी कि 6 लीटर्स वेंटिलेशन है एक नॉर्मल एडल्ट में। इस 600 ml में कितना अमाउंट ऑफ एयर जो टेक पार्ट वेंटिलेशन में नहीं करता है उसको बोलते हैं डेड स्पेस। उसी के बारे में हमें जानना है। हमें पता है आउट ऑफ 500 ml ये जो टाइडल वॉल्यूम है इसमें 500 ml होता है, उसमें जो एल्वोलाई तक पहुंचता है वो पहुंचता है 350 ml ओनली। बाकी जो 150 ml रहता है वो रहता है कंडक्टिंग एयरवेज में, यानी कि नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो प्रेजेंट है एयरवेज उनको बोलते हैं कंडक्टिंग एयरवेज। उसमें 150 ml टाइडल वॉल्यूम में रहता है। ओनली 300 रीचेस टू द एल्वोलाई। जो ये 150 ml कंडक्टिंग एयरवेज में रह गया इसको बोलते हैं डेड स्पेस। ये होती है डेड स्पेस। 150 ml 150 ml रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवेज। यही 150 जो ml होता है वो कहां रहता है? कंडक्टिंग एयरवेज। ये पार्ट वेंटिलेशन में काम नहीं आता है। ओनली 350 ml टेक्स पार्ट इन वेंटिलेशन। जो ये 150 ml रह गया कंडक्टिंग एयरवेज में, इसी का नाम डेड स्पेस है। मगर ये जो डेड स्पेस है ये एनार्टिकल डेड स्पेस है। फिजियोलॉजिकल के बारे में मैं बोलूंगा अभी, पहले हम डेड स्पेस के बारे में पूरा बोलेंगे। जो एल्वोलार वेंटिलेशन है, जो अब एल्वोलाई में वेंटिलेशन होती है वहां कितना अमाउंट जो हम 6 लीटर्स हमने वेंटिलेट किया, उसमें एल्वोलाई में कितना वेंटिलेशन होती है और कितना अमाउंट वो 600 ml में लेता है, जिसकी वेंटिलेशन होती है, जिसकी जो काम होता है, काम आता है वेंटिलेशन में। हमें पता है एल्वोलार वेंटिलेशन उसमें 300 ml रीच होता पहुंचता है, और जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो होगी 12 ब्रेथ्स पर मिनट। यानी कि एल्वोलाई में वेंटिलेशन कितनी होती है, कितना अमाउंट वहां पहुंचता है और रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है, उसकी निकलेगी एल्वोलर वेंटिलेशन।
जो एल्वोलर वेंटिलेशन है वो है 350 इंटू रेस्पिरेटरी रेट। 350 रेस्पिरेटरी नॉर्मल एडल्ट में 12 ब्रेथ्स पर मिनट, वो निकलते हैं 4.2 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 4.2 लीटर्स आउट ऑफ 6 लीटर। 4.2 लीटर्स आउट ऑफ 6 लीटर्स किस काम में आते हैं? वेंटिलेशन में। जो बाकी रहता है वो रहता है डेड स्पेस। अब हम देखेंगे यही टोटल डेड स्पेस कितनी होती है। टोटल डेड स्पेस 1 मिनट में कितनी होती है? हमने बोला एक ब्रेथ में 150 होता है, एक ब्रेथ में 150 होता है। अब हम देखेंगे 12 ब्रेथ्स, 1 मिनट में 12 ब्रेथ करते हैं हम, वो निकलेगा टोटल डेड स्पेस। 150 ml डेड स्पेस थी कंडक्टिंग एयर्स में, और 12 ब्रेथ्स क्या थी? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। ये होता है एनार्टिकल डेड स्पेस, टोटल डेड स्पेस। मैं क्यों बोल रहा हूं यहां पे टोटल डेड स्पेस? क्योंकि जो एल्वोलर डेड स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए कंसिडर वो नहीं करते हैं। इसलिए टोटल डेड स्पेस जो होती है वो 150। वेंटिलेशन जो होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम कितना है एक नॉर्मल एडल्ट में, और रेस्पिरेटरी कितना है? टाइडल वॉल्यूम 500 है और रेस्पिरेटरी 12 ब्रेथ्स पर मिनट। वो निकला 6 लीटर्स पर मिनट, यानी कि हमारी जो नॉर्मल वेंटिलेशन है वो 6 लीटर्स पहुंचता है कहां तक? लंग्स तक। ये था हमारा नॉर्मल वेंटिलेशन, यानी कि वेंटिलेशन जो है 6 लीटर्स पर मिनट। अब वेंटिलेट एल्वोलर में कितना पहुंचता है? हमें पता है एल्वोलर में 350 ml पहुंचता है। एल्वोलर वेंटिलेशन देखिए, हमें वेंटिलेशन जो असल में एयर जो प्रेजेंट है एल्वोलर में वो कितना होता है 1 मिनट में, यानी कि यहां हमने निकाला 1 मिनट का। अब यहां निकालेंगे हम 1 मिनट का, वही निकाला मैंने एल्वोलर वेंटिलेशन, यानी कि एल्वोलर में वेंटिलेशन कितनी होती है। हमें पता है 350 ml एक ब्रेथ में पहुंचता है, और 12 ब्रेथ्स में वो हो गई रेस्पिरेटरी रेट। 12 ब्रेथ्स में कितना पहुंचेगा? वो निकलेगा 4.2 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 4.2 लीटर्स हम वेंटिलेट करते हैं एल्वोलर में, यानी कि आउट ऑफ 6 लीटर्स 4.2 लीटर्स कहां पहुंचता है? एल्वोलर में। एल्वोलर में फिर यहां कंडक्टिंग एयरवेज में 1 मिनट में कितना एयर रहता है? वही है टोटल डेड स्पेस 150 ml इंटू 12, यानी कि 150 था, 12 क्या है? रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि 1 मिनट में कितने ब्रेथ्स होते हैं? 12 ब्रेथ्स, वो वही निकलेगा 1.8 लीटर्स। अगर ये और ये कैलकुलेट करेंगे ये निकलेगा 6 लीटर्स। टोटल क्या है? 6 लीटर्स। 6 लीटर्स में वेंटिलेशन कितनी काम की आती है? कितना आया? 4.2 लीटर्स ओनली वेंटिलेशन, यानी कि हम बोलते हैं 4 लीटर्स वेंटिलेशन है एल्वोलर वेंटिलेशन, और 1.8 लीटर्स क्या है? यह है डेड स्पेस। अब इसके टाइप्स, डेड स्पेस के 2 टाइप्स है, एक तो एनार्टिकल डेड स्पेस, दूसरा एल्वोलर। एनार्टिकल डेड स्पेस है ना, जो नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकस तक या टर्मिनल ब्रोंक्यूलस तक, वहां तक, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूलस तक, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग एयरवेज। यहां से लेकर नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूलस तक, एल्वोलर तक, उनको बोलते हैं एनार्टिकल कंडक्टिंग एयरवेज। उसमें जितना अमाउंट रहेगा उसको बोलते हैं एनार्टिकल डेड स्पेस। उसमें कितना अमाउंट है? 150 ml। 150 ml ऑलरेडी बोला मैंने, एक ब्रेथ में। अगर हम निकालेंगे ये 1 मिनट में, वो निकलता है 1.8 लीटर पर मिनट। और ये कितना? 150 ml टाइडल वॉल्यूम का 150 ml, वो निकलेगा 30%। 30% टाइडल वॉल्यूम का कितना होता है? एनार्टिकल डेड स्पेस। ये डेड स्पेस इंक्रीज किस में होती है और डिक्रीज किस में होती है? मैंने ऑलरेडी बोला है एनार्टिकल डेड स्पेस वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो वेंटिलेशन में काम नहीं आता है, जो सिर्फ रहता है कंडक्टिंग एयरवेज में। ये कितना है? नॉर्मल 150 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम, यानी कि पर ब्रेथ या टाइडल वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ एयर है? वो है 30%, यानी कि 150 ml। ये इंक्रीज किस में होता है और डिक्रीज किस में होता है? इंक्रीज ओल्ड एज में ये इंक्रीज हो जाता है, ओल्ड एज में ये इंक्रीज होता है। नेक एक्सटेंशन में ये इंक्रीज होता है, क्योंकि स्पेस बढ़ जाती है और एक्सटेंशन हो जाता है नेक का, इसलिए
यहाँ पे एनाटॉमिकल जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाती है। जॉ प्रोट्रूजन की वजह से भी एनाटॉमिकल डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है। और एनेस्थीसिया सर्किट्स जो भी हम सर्किट कोई भी लगाएंगे, चाहे वो फेस मास्क हो, चाहे सर्किट्स हो जो हम वेंटिलेट करवाते हैं पेशेंट को, उन सर्किट्स में डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि स्पेस इंक्रीज हो जाती है, स्पेस जितना कम था माउथ से लेकर एल्वोलाई तक जो स्पेस थी वो कम थी, अब हमने बढ़ाई स्पेस, इंक्रीज किया स्पेस। क्योंकि अब एल्वोलाई से लेकर वेंटिलेट तक जो कनेक्ट करता है उसमें एक्सटर्नल एक और स्पेस बढ़ गई है, वो सर्किट्स बढ़ गई, इसलिए उसकी वजह से एनाटॉमिकल डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हम जो वेंटिलेट करते हैं विदाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के हम जो वेंटिलेशन करते हैं उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। और पीप में पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर में वहाँ में जो एल्वोलाई डायलेटेड रहती है, इसलिए इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि स्पेस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगा क्या, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और ब्रोंको जो डायलेटर्स हैं वो डायलेट करते हैं, ये एल्वोलाइज ब्रोंक्यूल्स करते हैं डायलेट, और स्पेस बढ़ जाती है, उसकी वजह से एल्वोलर स्पेस एनाटॉमिकल स्पेस इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज किस में होती है, इंट्यूबेशन में डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि इंट्यूबेशन में हम क्या करते हैं, जो भी अपर कंडक्टिंग एयरवेज ये पास करते हैं, यानी कि ट्यूब इसमें से डायरेक्ट इसमें जाता है ट्रैकिया में, और फिर क्या अपर जो एयरवेज है वो बाईपास करते हैं। यानी कि जो अपर एयरवेज हैं वो बाईपास करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो डेड स्पेस डिक्रीज हो जाती है। और ट्रैकेस्टोमी में इसमें भी अपर एयरवेज जो नोज है, लैरिंक्स है, वो बाईपास करते हैं, और जो स्पेस वहाँ पे रहेगी उन दोनों में, इसलिए वो बाईपास होता है और ट्रैकेस्टोमी से डिक्रीज हो जाती है। और हाइपर वेंटिलेशन में स्पेस जो लंग की कम रहती है, और इसकी वजह से क्या होता है, डेड स्पेस। एल्वोलर डेड स्पेस मेनली वो एल्वोलाई होते हैं जो वेंटिलेटर होते हैं मगर परफ्यूज नहीं होते हैं। ये मेनली डिजीज, जो भी डिजीजेस लंग हो गए उनमें ये ज़्यादा एल्वोलर वेंटिलेशन, जो एल्वोलर डेड स्पेस है वो पाया जाता है। एल्वोलर डेड स्पेस यानी कि ये वो एल्वोलाई है जो वेंटिलेटेड तो होते हैं मगर परफ्यूज, उनको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, उन एल्वोलाई को बोलते हैं हम उस एल्वोलर का एल्वोलर डेड स्पेस। ये कितना है नॉर्मल, 60 to 80 ml स्टैंडिंग। अगर खड़ा कोई होगा उसमें 60 to 80 ml रहेगी। अगर वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा तो 0, यानी कि एनेस्थीसिया में हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, उसमें ये एल्वोलर जो ये डेड स्पेस है वो 0 रहेगी। इंक्रीज किस में होता है, लंग पैथोलॉजीज में। अगर लंग डिजीज होगी तो उनमें इंक्रीज हो जाएगा। जनरल एनेस्थीसिया में भी इंक्रीज होता है। और इंटरपॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्योंकि एल्वोलाई डायलेटेड रहती है, पीप में भी डायलेटेड रहती है एल्वोलाई। और हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपोटेंशन की वजह से क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो कि कम आ जाएगी, लंग तो एल्वोलाई तो वेंटिलेट हो जाएगा अगर परफ्यूज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड नहीं पहुँचता है एल्वोलाई तक। इसी वजह से जो वहाँ पे एल्वोलाई होगा वो वेंटिलेटेड तो होगा मगर परफ्यूज नहीं होगा, ब्लड वहाँ से वो टिश्यू तक नहीं ले जाएगा उनकी जो उसमें अमाउंट ऑफ एयर है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट नहीं, उतना ही ब्लड ले जाएगा, उतना ही एयर ले जाएगा ब्लड जितना ब्लड होगा उस टाइम। इसलिए इसमें क्या होगा, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। डिक्रीज केस में होता है सुपाइन पोजीशन में, ऑलरेडी बोला है सुपाइन पोजीशन में 0 होता है। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एमसीक्यूज क्या क्या आते हैं, पहला वाला जो एमसीक्यूज है वो आता है ऑल इनहेलेशन एजेंट्स। ऑल इनहेलेशन एजेंट्स ये क्या करते हैं, इंक्रीज डेड स्पेस, वो डेड स्पेस, क्योंकि ये हाइपोटेंशन करता है। हाइपोटेंशन की वजह से मैंने ऑलरेडी बोला है कि उसकी वजह से डेड स्पेस, जो भी अलग अलग डेड स्पेस वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। ऑल इनहेलेशन एजेंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं डेड स्पेस, चाहे वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस या एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो, या एनाटॉमिकल डेड स्पेस हो, या एल्वोलर डेड स्पेस हो। लेटरल पोजीशन में क्योंकि वहाँ पे मिसमैच होता है, अपर जो लंग पोर्शन है वो वेंटिलेट ज़्यादा होता है और नीचे परफ्यूज ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, वीक मिसमैच, उसकी वजह से क्या हो जाएगी,
वीक्यू मिसमैच से डेड स्पेस इंक्रीज होती है। लिथोटमी और टेंडर बर्थ पोजिशन में भी वीक्यू मिसमैच होता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगी उसकी वजह से वीक्यू मिसमैच होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, और इस वजह से क्या होगा, डेड स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। लिथोट और इंटरपास्ट प्रेशर वेंटिलेशन और पीप की इंटरपास्ट प्रेशर वेंटिलेशन और पीप, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन की वजह से क्या होगा, उसमें इंट्राथोरेसिक, क्योंकि जो थोरेसिक जो प्रेशर है, इंट्रा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और पीप की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इंट्राथोरेसिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर में डिक्रीज हो जाएगा, उसमें वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगी। अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गए तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है इसको फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेस है वो किसके बराबर होती है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वोलर डेड स्पेस। हमें पता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस वो है 150 ml, और जो एल्वोलर डेड स्पेस है वो 60 to 80 ml है, वो नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको जो स्पाइन में होती है वो ज़ीरो होती है। इसलिए फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, क्योंकि जो एल्वोलर डेड स्पेस है वो ज़ीरो है और फिजियोलॉजिकल जो डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है।